is recording. Okay, it is recording. So, आप म्यूट कर लीजिए जिनका भी आवाज आ रहा है ना, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। आपको कुछ कहना होगा तो आप कह सकते हैं आफ्टर द क्लास और मिडिल ऑल्सो, जब भी आपको कुछ कहना हो, ठीक है। ओके, सो आई वाज सेइंग दैट जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट दोनों की अगर हम बात करें तो बंगाल में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अपना कब्जा जमाया था। फर्स्ट दे हैव इन्वेडेड और कैप्चर्ड बंगाल। तो उन्होंने उस समय लैंड रेवेन्यू या इनकम का जो सबसे बड़ा सोर्स हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, लैंड रेवेन्यू या बोलिए एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर हुआ करता था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उस समय डेवलप नहीं हुआ था, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं है तो मशीन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, और सर्विस सेक्टर की तो बात ही नहीं होती थी। सो उस समय जो एरिया हुआ करता था वो एग्रीकल्चर हुआ करता था, मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर हुआ करता था। सो एग्रीकल्चर में हमको क्या करना था, जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया कि वहां पे उन्होंने लैंड को, जमीन को क्या कर दिया, ऑक्शन करना शुरू कर दिया। मतलब पहले क्या होता था कि जो गांव के लोग हैं वो खेती किसानी करते थे, और वहां के जो ठीक ठाक लोग थे और जमींदार भी आप कह सकते थे, उनको वो क्या करते थे, टैक्स के रूप में, या वहां के जो लॉर्ड होते थे, जो किंग होते थे, किंग के जो वहां पे लॉर्ड जाया करते थे, उनको वो पैसा देते थे, और वो पैसा वो किंग तक क्या करते थे, पहुंचाते थे, या राजा है तो अपने तक डायरेक्टली रखा करते थे। बट ये जो जमींदार थे वो गांव में डायरेक्टली क्या करते थे, रहते थे। सो दे हैव इमोशनल अटैचमेंट विद देम। क्योंकि तो किसी समय मान लेते हैं सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट हो गया, तो उस समय उनको टैक्स में, लगान में छूट दी जाती, टैक्स में छूट दी जाती थी, ठीक है। लेकिन व्हेन ब्रिटिशर्स अराइव, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इमोशनल कनेक्ट विद इंडियंस। ओके, ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स पहले थे जिन्होंने पहली बार भारत को क्या किया था, इन्वेड किया था। There were a lot of invaders who came to India, but the difference between previous invader and British India or Britishers or East India Company I should say, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी, दोनों के बीच में डिफरेंस ये था कि जो बाकी जो अटैकर्स थे या जो इन्वेडर्स थे वो यहाँ इंडिया में आकर के सेटल हुए, लेकिन जो ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ आकर के सेटल तो नहीं हुए, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये चलता रहा कि हमको यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन करना है और वापस जाना है। दे नेवर इंक्लूडेड इंडियंस, ओके, दे नेवर इंक्लूडेड इंडियंस, एंड दे ऑलवेज ट्रीटेड देम इंफीरियर। वेयरएज अदर रूलर जितने भी थे वो आए और यहाँ पे उन्होंने कंज्यूम किया, यूज किया, यहीं पे इन्वेस्ट किया, सारा काम यहीं पे किया, और यहाँ के हो करके रह गए, वेदर इट वाज मुगल और एनीवन। That was the basic difference. They always remain outsider in India. Britishers always remain outsider in India. Although they have ruled for 200 years, but they always remained outsider. They never wanted to connect with Indians. Okay. Now, what happened? कि जमींदारी सिस्टम ने क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या किया कि लगान कलेक्ट करने के लिए जमींदारों को क्या किया, ऑथराइज किया। ये जमींदार वही थे जो पुराने थे, लेकिन अगर आपने टाइम पे पैसा नहीं चुकाया, मींस आपने जो ऑक्शन बिडिंग का जो पैसा था हर साल जो आप देने वाले थे, टाइम पे नहीं दिया, तो आपकी प्रॉपर्टी को, जमींदार की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, ऑक्शन कर दिया जाएगा। ऐसा होते होते धीरे धीरे क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द जमींदारी क्या हो गई, बिक गई। लेकिन अब नए जमींदार क्या हो गए, क्रिएट हो गए। और ये जो नए जमींदार थे वो कहां से थे, कलकत्ता से। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 3 शहर थे, कलिकता, सूतानाटी एंड कलकत्ता। ये 3 शहर थे, गांव थे, तीनों को मिला करके एक शहर बना जिसका नाम था कलकत्ता, ठीक है। कौन कौन सा, गोविंदपुर, सूतानाटी एंड कलिकता, ये तीनों को मिला करके एक शहर बना कलकत्ता, जिसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान, बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो जब शहरीकरण होता है, अर्बनाइजेशन डेवलप होता है, आज के अर्बनाइजेशन जैसा ना समझिए, उस समय जो अर्बनाइजेशन था उसकी बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया, अब इस जमींदारी को क्या कर लिया, खरीद लिया। जब इन्होंने खरीदा और धीरे धीरे जब खरीदा तो इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन पीजेंट का या फार्मर का क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब
ये लगान या टैक्स में कोई भी छूट नहीं दिया करते थे। क्यों? बिकॉज दे यूज्ड टू लिव इन मेट्रो सिटी या सिटी एंड दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कनेक्शन विथ पीजेंट। और जब इमोशनल रिलेशन रहेगा ही नहीं तो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो जमींदार थे उनके हाथों, अगर आपने टाइम पे लगान नहीं दिया तो आपकी जमीन, आपका जो जमीन है पीजेंट का, वो ले लेते थे और किसी और को दे देते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ लोगों के हाथों में जमीन क्या हो गया, कंसंट्रेट हो गया। तो बंगाल में क्या हुआ, नक्सलबाड़ी करके एक जगह था, वहां पे जब जमींदार, आजादी के बाद जमींदार जब एक्सप्लॉयटेशन शुरू किए, लगातार वहां पे बना रहा एक्सप्लॉयटेशन, और क्योंकि लैंड कुछ लोगों के हाथों में चला गया था, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में चले जाते, सर्विस सेक्टर में चले जाते। अगर ऐसा होता तो आज भी हमारे सामने ये चैलेंज बना हुआ है, एग्रीकल्चर में आज भी ज्यादा लोग क्या है, इन्वॉल्व है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एग्रीकल्चर में जो लोग काम करते हैं दे आर अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर, एंड यू रिक्वायर स्किल्ड लेबर इन सर्विस सेक्टर। और उस समय तो सर्विस सेक्टर था ही नहीं, और उसी समय देश को आजादी मिली थी, तो एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीजेंट। और एग्रीकल्चर अगर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इनकम है पीजेंट के लिए, सो दे नीड लैंड। विदाउट लैंड आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। बट लैंड वॉज कंसंट्रेटेड इनटू फ्यू हैंड्स। कुछ लोगों के हाथ में जमीनें क्या थी, आप देखिएगा कुछ लोग गांव में जाइएगा तो कुछ लोगों के 200-500 एकड़, 1000 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, और कुछ लोगों के पास लैंडलेस, दे आर लैंडलेस लेबर है। तो क्या करना चाहिए नक्सलिज्म में, कि आपको अगर नक्सलिज्म का जो प्रॉब्लम है उसको अगर सॉल्व करना है तो यू हैव टू गिव देम लैंड, because you cannot involve them, indulge them into industry or service sector because they are unskilled labor। और वो अगर अनस्किल्ड है तो उनको सिर्फ और सिर्फ आप जमीन देंगे, लैंड देंगे, तभी वो उनका सुधार हो सकता है। कुछ लोग मेरी बात से अग्री नहीं भी करते होंगे, बट ऐसे समझिए इस बात को, आज अगर आपके पास जमीन है, आपके पास जॉब ना हो, कुछ भी ना हो, लैंड है, और आपको पता है कि आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो आप वहां खेती करेंगे। तो उसमें मान लेते हैं कि महीने का या एक महीने का 10,000 रुपए आप कमा रहे हैं, और एक साल का मान लेते हैं 1,20,000 रुपए, उसमें भी आपका क्या हो सकता है, जीवन यापन हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको कोई कहे कि ऐसा करते हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आपके पास काम नहीं है, और आप बंदूक पकड़िए, हम सरकार के खिलाफ क्या करेंगे, बंदूक उठाएंगे। विश्वास मानिए कोई भी वहां पे बंदूक उठाने नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस उसकी सर्वाइवल क्राइसिस ना हो, मतलब खाने को कुछ ना हो, अब वो 2-4 दिन का मेहमान हो, या वो कुछ नहीं करेगा तो आज के डेट में वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपने उनको लैंड दे दिया तो वो खेती करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि कल अगर बंदूक उठाता है तो कल कोई गोली उसको भी लग सकती है, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर आपको 1,00,000 रुपए की नौकरी मिल जाए महीने की, और आपको 1 करोड़ रुपए कोई दे रहा हो अफगानिस्तान में या सीरिया में, तो आप जाएंगे। हो सकता है कुछ हाँ भी बोले मजाक में, लेकिन विश्वास मानिए ना आपके पेरेंट्स जाने देंगे और ना आप जाएंगे। और 1 करोड़ रुपए मिलना तो चाहिए महीने का, महीने में 25 दिन आप जिंदा रहे और 26वें दिन आपका क्या हो गया, गोली लग गई, तो 1 करोड़ को कौन रखेगा, ये बताइए। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम ये बात करें कि नक्सलिज्म का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म्स में क्या है, दिखाई देता है, तो हमको करना क्या चाहिए, जो लोग हैं, जो पीजेंट हैं, उनको हमको लैंड देना चाहिए सो दैट दे कैन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। और अगर इसको आपको समझना है तो सबसे पहले हमको देखना होगा ब्रिटिश राज को। जस्ट अ सेकेंड, हमको ये समझना होगा कि उस समय जो ब्रिटिश इंडिया थी उसने किस तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसकी वजह से जो लैंड था इट गॉट कंसंट्रेटेड इनटू फ्यू हैंड्स। व्हाट वाज द पॉलिसी, what happened actually that time? That means when you have to read land revenue system, means you have to read land revenue system, and that you will find its root in British India, British India। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो पॉलिसी बनाए थे वहां पे आपको उसका रूट्स या उसकी जड़ें क्या होंगी, दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, उसके अलावा आज देखिएगा एक चार्ज है सेडिशन का, एंटी नेशनलिज्म भी जिसको आप कहते हैं, या सेडिशन का जो चार्ज है, वो भी आप देखिएगा इसके जो रूट्स हैं वो आपको ब्रिटिश इंडिया में या हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में आपको क्या होगा, दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा देयर इज एन इशू कॉल्ड कम्युनलिज्म।
कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, देयर इज एन इशू कॉल्ड कम्युनलिज्म। अगर हम कम्युनलिज्म की बात करें तो सबसे पहले 1906 में इसको क्या किया गया था, कम्युनलाइज किया गया था। हो सकता है कुछ लोगों को चीजें समझ में ना आए, बैकग्राउंड में अभी बता रहा हूं, देन वी विल कम टू द पॉइंट, ठीक है। why I'm saying that, why we have to read British India or you know modern India or history in 21st century, I'm giving you the reason why we have to read. So I'm talking about communalism. तो कम्युनलिज्म भी किसने इंट्रोड्यूस किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, यू नो, इशू ऑफ पाकिस्तान, आज पाकिस्तान जो बना हुआ है हमसे ही टूट करके बना हुआ है, दैट आल्सो हैज रूट्स इन मॉडर्न हिस्ट्री और ब्रिटिश इंडिया। Then we will talk about China. If China, we have issue with the China, it has its root in history. And these two issues are the very much pertinent issue right now. आज के टाइम पे बहुत ज्यादा pertinent issue है ये, dominant issue है पाकिस्तान और चाइना। इसके भी रूट्स आपको हिस्ट्री में क्या होंगे, दिखाई दे रहे होंगे। Then moving forward, separatism, अलगाववाद, it also has root in British India or you know history, modern history. So there are a lot of topic which is connected to history and especially modern history. And let me tell you, today the modern institution, जितने भी आज के समय में संस्थाएं आप देख रहे हैं, whether it is you know prime minister, governor, the paper you are preparing for Indian civil services, जो सिविल सर्विस, जो IAS की तैयारी आप कर रहे हैं, उसके भी रूट्स आपको कहां दिखाई देंगे? मॉडर्न हिस्ट्री में दिखाई देंगे। मॉडर्न डे जुडिशरी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सारी चीजें को रूट्स आपको कहां दिखाई देते हैं? हिस्ट्री में दिखाई देते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू रीड हिस्ट्री इन 21st सेंचुरी। सो दिस पेपर और सिविल सर्विस पेपर, एवरी पेपर हैज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, और हर एक पेपर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड है तो हमको उन सब्जेक्ट्स को उसी कंटेक्स्ट में पढ़ने की क्या है, जरूरत है, ठीक है, ओके। और अगर हम इकोनॉमी की भी बात करें तो जो हिस्ट्री में आपको पता होगा कि बंगाल वाज वेरी रिच प्रोविंस, बहुत ज्यादा रिच प्रोविंस था, पूरे यूरोप को मिला देते। तो एक यूरोपियन हिस्टोरियन है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जब वो एंटर किए थे, बंगाल आए थे, तो उन्होंने लिखा था कि पूरे पूरे बंगाल, पूरे यूरोप को मिला दिया जाए और बंगाल को मिला दिया जाए तो बंगाल के आधे इनकम के बराबर भी पूरा यूरोप नहीं पहुंचता था। लेकिन सबसे ज्यादा डिवास्टेशन अगर आज आप देखें तो बंगाल का दिखाई देता है। तो वजह क्या थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले वहां पे आई, वहां पे उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन सबसे ज्यादा किया। और आज की स्थिति देखिए, आज भी जो बंगाल का हाल है वो कहीं ना कहीं उनके हिस्ट्री में क्या है, रूटेड है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू रीड हिस्ट्री। आप कभी भी कोई चीज को पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि सर चाइना पाकिस्तान बता रहे हैं, तो यहां से मत बताइए, शुरू से बताइए ना। शुरू से का मतलब क्या होता है, यू वांट टू रीड फ्रॉम बिगिनिंग एवरीथिंग सो दैट यू शुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और कनेक्टिवनेस विद ऑल दोस स्टफ, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई वी हैव टू रीड मॉडर्न हिस्ट्री इन 21st सेंचुरी। मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, हालांकि ज्यादातर चीजें आपको स्लाइड्स में मिल जाएंगी, बट यू मस्ट हैव अ कॉपी एंड पेन विथ यू, ठीक है, ताकि आपको जो अलग अलग चीजें मैं बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आप उसको टाइप लिखते भी चलिए। और अगर आप जो मैं लिख रहा हूं वो नहीं लिखना चाहते हैं, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और जो चीजें मैं कह रहा हूं वो आप लिख सकते हैं। सो यू मस्ट मेक वन कॉपी फॉर इट, ओके। Okay. So we will start modern India. I have told you why we have to read modern India in 21st century. So there are four things. जब भी आप कोई भी कॉलेज में हो, स्कूल में हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, ईएस की तैयारी कर रहे हो, one thing you must remember, what? That whenever you are reading any subject, any topic or anything, you have to remember four things. First is relevance. What is the relevance of reading this particular book or topic? First thing. Second, you must know the syllabus, because आपको पता होगा, लोग कहते हैं कि जो आईएएस की तैयारी होती है उसमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। मैं एक बार सेमिनार में गया था, आई थिंक शंकराचार्य में,
then there were people who asked me that we have heard that everything beneath the sun we have to read. मतलब सूर्य के अंदर जितनी चीजें सबको पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है. So सब कुछ पढ़ना तो है, but syllabus, if you got the syllabus, that means the scope has defined. अगर आपको बोल दिया syllabus में कि ये चीजें पढ़नी है, मतलब फिर वही चीजें पढ़नी है. That means you must know what is the syllabus, so that you must not deviate from your path. And the third thing, even though you have read the syllabus, but you have to understand the nature of question. सवालों का स्वरूप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सिलेबस तो समझ लिया, टॉपिक भी पढ़ लिया, बट क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं अगर आपको वो नहीं पता, तो आप जब एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन बड़ा ही नया है. और वहां पे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं मेंस में, और 20 क्वेश्चन के लिए हर क्वेश्चन अगर आपको नया लग रहा है, देन यू विल बी नॉट इन अ पोजीशन टू राइट अ वेरी गुड आंसर. So you must understand the nature of question. And the last thing, strategy. You must possess, you must have some strategy to achieve that particular topic. Because you know that कि history की जो class होती है, MA history जब लोग करते हैं तो 2 साल का, कई लोग 5 साल तक history पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं. But one thing you have to understand, we are going to read history, that especially modern India, for around 30 days. लगभग 30 दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं. And in 30 days, what should be our strategy so that we should be in position to write an answer in the examination of civil services. तो strategy में हम देखेंगे कौन कौन से resources, कौन सी book, क्या क्या चीजें हमको देखनी है, so that we should be in a position to achieve that particular goal. ठीक है? So let us start with the relevance of modern India. Okay, let us start with the relevance. So this is modern India. First of all, we will understand India, what India is. So what is India? India is a geography. अगर मैं जैसे ही आपको इंडिया कहता हूँ, आपके दिमाग में ये वाला जो इमेज है वो दिखाई दे रहा होता है. Whenever I say India, तो आपके दिमाग में बहुत सारे लोग आपको क्या होते हैं, नजर आते हैं. इंडिया एक समाज है, सोसाइटी है. Whenever I say India, आपके दिमाग में एक इमेज दिखता है इकोनॉमी का, कि यार इंडिया की इकोनॉमी जो है वो $3 ट्रिलियन की क्या है, इकोनॉमी है. ठीक है. Whenever I say India, आपको मोदी जी और रामनाथ कोविंद क्या होते दिखाई देते हैं, मींस इट इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम. ठीक है. तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इतनी सारी चीजें हमको क्या होती है, समझ में आ रही होती है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू एनालाइज व्हाट इंडिया इज. तो जब मैं इंडिया कहता हूं, अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर हम आप हमको इंडिया क्यों बता रहे हैं. मैं आपको बताता हूं. देयर वाज अ चेयरपर्सन whose name was दीपक अग्रवाल. दीपक अग्रवाल यूपीएससी के चेयरपर्सन थे, दीपक अग्रवाल. उन्होंने कहा था, जब उनके पास मीडिया गई और मीडिया ने उनसे पूछा कि आप, जैसे आपने देखा होगा इस बार, मतलब कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन इस बार हिंदी मीडियम के जो लोग हैं उनकी रैंकिंग, कोई बता रहा था हमको कि 300 के बाद शुरू हुई है और बहुत ही कम सिलेक्शन हुए हैं, और ये हर साल क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है. इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों को यूपीएससी लेना नहीं चाहती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ. ठीक है. ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम में कॉम्पिटेंट है, लेकिन उनके मार्क्स आपसे ज्यादा आ रहे हैं, दैट्स इट. अगर उनसे ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. बट अभी मार्क्स की बात नहीं करते हम. जब यही सवाल इनसे पूछा गया इंग्लिश में, आपको याद होगा कि डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन इंग्लिश में थे, तो 2014 का टाइम अगर आपको याद हो, आई थिंक 14 और 15, उस समय बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे यूपीएससी के पैटर्न को लेकर के, और उसके बाद से ही सीसैट को क्या कर दिया गया है, क्वालिफाइंग बना दिया गया. तो उनसे जब पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि भाई क्या वजह है, और हिंदी मीडियम वालों को क्या आप हटाना चाहते हैं, और भारत एक हिंदी भाषी क्या है, राष्ट्र है. तो जब इनसे पूछा गया था, और इनसे पूछा गया कि आप किनको चाहते हैं कि जो सिविल सर्वेंट बने, उन्होंने एक जवाब दिया था, और भी बातें कही थी, बट उन्होंने कहा था हम उनको चाहते हैं जो भारत को समझते हैं, हु अंडरस्टैंड इंडिया.
अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी समझते हैं। आप अपने हिसाब से इंडिया को मत समझिए, इंडिया जैसा है वैसा समझिए, ठीक है। एक होता है कि आप मुझे क्या कर रहे हैं देख करके, मेरे बोलने से और बाकी चीजों से आप मुझे देख करके आप एनालाइज कर रहे हैं और एक एजम्पशन बना ले रहे हैं कि ऐसा ही है, लेकिन आप मुझे जानते नहीं और मुझे एनालाइज कर रहे हैं, वो नहीं है। भारत को आपको समझना जरूरी है। समझने का मतलब क्या है कि भारत कहां से कहां तक फैला हुआ है, भारत की मिट्टी कैसी है, भारत की अगर मिट्टी ऐसी है तो वहां पे किस तरीके का वेजिटेशन होता है, और अगर वेजिटेशन होता है तो वहां की इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है, वहां पे किस तरीके के लोग रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि राजस्थान में, मैं भूल रहा हूँ क्या नाम बोलते हैं, वहां बाल विवाह होता है, और उसका कोई जानता हो तो मुझे बताएगा, बाल विवाह के बारे में राजस्थान में पर्टिकुलर चीज बोला जाता है उसको। तो वहां पे ये चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। वहां की अपनी क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से वहां का सिस्टम चलता है, तो ये सारी चीजों को, वहां पे कौन सी नदी है, तालाब है, इरिगेशन का क्या साधन है, ठीक है, हमारे यहाँ की मंदिरें कैसी है, वो टेम्पल आर्किटेक्चर किस चीज को सिग्निफाई करता है, और किस तरीके से लोग वहां पे जाते आते हैं, कहाँ पे किन मंदिरों में वुमेन का एंट्री नहीं है तो वजह क्या है, बहुत सारी चीजें आप क्या करते हैं समझते हैं। तो अगर आप भारत को समझ, भारत की अर्थव्यवस्था क्या, इकोनॉमी क्या है, वो किस पे डिपेंडेंट है, और अगर सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हम एग्रीकल्चर पे फोकस करने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर, एग्रेरियन इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री और सर्विस में आने वाले समय में अपने बच्चों को, क्योंकि उनका पैसा ही नहीं होगा, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, तो सर्विस सेक्टर में उनके बच्चे कैसे आएंगे, मतलब वो एमबीए और इंजीनियरिंग कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो एग्रेरियन इकोनॉमी में पैसा डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको भारत को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इंडिया इज, ठीक है। तो एक एक करके समझेंगे कि ज्योग्राफी, सबसे पहले हम समझते हैं भारत के भूगोल को, और उससे भी पहले हम समझते हैं कि आज जो 2020 है उसमें हम समझेंगे आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में। आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब कि आपके हिसाब से भारत क्या है, आज आप भारत को क्या करते हैं, समझते हैं या नहीं समझते हैं। और दूसरी बात, इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इंडिया इज, देन ओनली यू कैन ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू योर ड्रीम ऑफ इंडिया, ठीक है। 2050 में अगर हम ये कहें कि इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, ठीक है, तो कैसे बनेगी। आप ये कह रहे हैं कि आप लोग 2022 में देने वाले हैं एग्जामिनेशन, कुछ लोग 2021 में देने वाले हैं और कुछ 2025 में देने वाले हैं, ठीक है। आप यूपीएससी का जो पहला अटेम्प्ट देंगे उस समय देंगे। तो सबसे पहले आपका सपना है कि आप सिविल सर्वेंट क्या बन जाए, या सिविल सर्विसेज को क्रैक कर लें इस पर्टिकुलर ईयर में। तो उससे पहले आपको समझना होगा कि आप कौन है, हु यू आर। आज आप कौन है, मतलब हो सकता है कि आपने इंजीनियरिंग की हुई हो, कर रहे हो, तो आपका मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन या इंग्लिश हो सकता है ठीक हो, साइंस अच्छा हो बट आपकी हिस्ट्री उतनी अच्छी ना हो, आपका ज्योग्राफी अच्छा हो बट आपकी इकोनॉमी उतनी अच्छी ना हो, पॉलिटी उतनी अच्छी ना हो। लेकिन वो इंडिविजुअल जिसने बीए किया है, जिसने हिस्ट्री और इकोनॉमी लिया हुआ है अपने सब्जेक्ट में, उसके लिए ये अच्छा होगा, बट ज्योग्राफी हो सकता है अच्छी ना हो। तो आपको समझना होगा कि आप अपने बारे में आप क्या समझते हैं, आप अपने आप को जानते हैं या नहीं। अगर आप अपने आप को जानते हैं कि कहाँ आपका स्ट्रेंथ है और कहाँ आपकी वीकनेस है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, 2 साल 3 साल में आपको सिविल सर्विसेज के एग्जाम की ओर आगे क्या होना है, बढ़ना है, तभी आप उस एग्जाम को निकाल पाएंगे। उसी हिसाब से when you will become a civil servant, you have to understand what India is, कि इंडिया की हिस्ट्री क्या रही है, इंडिया का आज ज्योग्राफी क्या, क्यों ऐसा बना हुआ है, क्यों उसमें आज म्यांमार और आपका तिब्बत या फिर पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। आपको यह समझना होगा कि इंडिया की इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट है, आपको समझना होगा कि इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरीके से चलाया जाता है। अगर आप इन चीजों को समझ पाएंगे कि तो आप समझ पाएंगे आज के भारत को, एंड देन ओनली यू कैन ट्रांसफॉर्म दैट इंडिया इनटू योर ड्रीम इंडिया दैट इज नोन एज सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपको बनाना है तो उसके टुवर्ड्स आपको आज से काम करना होगा, अचानक से कोई चीजें
नहीं होंगी। ऐसा तो होगा नहीं कि आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में एग्जाम देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आप उसके लिए तैयारी करेंगे, खुद से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, बाकी काम करेंगे, तब जाकर के आपकी तैयारी वहां पे पहुंच पाएगी और अपने स्ट्रेंथ को पहचान पाएंगे कि आपको लगता था कि ज्योग्राफी अच्छी है मेरी, लेकिन अब समझ में आ रहा है ज्योग्राफी अच्छी नहीं है, बल्कि इकोनॉमी नया सब्जेक्ट है, बट स्टिल आई एम फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग और मुझे इकोनॉमी में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो जितना आप अपने आप को समझेंगे उतना ज्यादा आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे अपने आप को, जो एग्जामिनेशन की आप क्या कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडिया। और मैं आपको बता रहा हूं एकमात्र लाइन में अगर मैं बताऊं सिविल सर्विसेज की तैयारी, तो इट इज अबाउट इंडिया। यू हैव टू नो इंडिया, व्हाट इंडिया इज। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं एक उपाय ये है कि पूरे भारत को जाकर के आप घूमिए। ठीक है, बट वहां घूमने में आपको पैसे ज्यादा लग जाएंगे, इसलिए आप क्या करते हैं, कोचिंग चले जाते हैं, ताकि आसानी से एनालिसिस के रूप में हमको क्या कर दिया जाए, बता दिया जाए। और कई लोग खुद से भी कोशिश कर रहे होते हैं कि भारत को हम समझे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू परसीव इट। ओके, सो नेक्स्ट थिंग व्हाट आई विल से इज दैट सोसाइटी, व्हाट इंडिया इज। इंडिया इज अ सोसाइटी। और किस तरीके की सोसाइटी है इंडिया। इंडिया एक होमोजेनस सोसाइटी नहीं। होमोजेनस का मतलब ये होता है कि जब आप यूरोप जाइएगा तो यूरोप में आपको एक ही रेस के लोग मिलेंगे और सब के सब क्या है, व्हाइट रेस। अगर आप यूरोप जाइएगा तो सब के सब एक ही रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज क्रिश्चियनिटी। वो लोग सब एक ही तरीके के फिलॉसफी पे क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, एक तरीके की किताबों को क्या हो रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। That means India is a diversified or heterogeneous society, whereas Europe is a homogeneous society. अगर डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है तो उनके इंटरेस्ट, उनकी फिलॉसफी, उनका फेथ, उनका बिलीफ, उनका धर्म, हर चीज अलग अलग है। तो डाइवर्सिफाइड सोसाइटी को या हेट्रोजेनस सोसाइटी को सोशियोलॉजिकल जार्गन में, सोशियोलॉजी वाले इसको क्या कहते हैं, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। इसको हिंदी में हम लोग बहुलवादी समाज भी कहते हैं। When I say pluralistic society, what is pluralistic society? Pluralistic society means that society is divided on different lines. Society is divided on different lines. Okay. What are those lines? First, it is divided on the basis of religion. धर्म के बेसिस पे कि आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूं, ये सिख है, ये ईसाई है और ये कुछ और है। ठीक है, हम लोग अलग अलग हैं और ये सच बात है कि हम अलग है। अलग होना गलत बात नहीं है। We have a different set of faith and belief. That is good. It shows the diversity. Second, it is a different society. Sorry, ये society लिखा हुआ है, ये region होगा, region, region. So, north, इंडिया में नॉर्थ में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, ईस्ट में चले जाइए, वेस्ट में चले जाइए, वी आर डिफरेंट। ओके, और दिखने में भी अलग अलग दिखाई देते हैं। देन टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, अगर हम भाषा की बात करें, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, वी हैव अराउंड 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। सो वी आर डिवाइडेड कि आप तमिल बोल रहे हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूं, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है। सो वी आर डिवाइडेड ऑन डिफरेंट लाइंस। ओके, देन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सो सॉरी कास्ट नहीं होना चाहिए यहाँ, यहाँ होना चाहिए जेंडर, बेटर। ओके, दैट मीन्स people are divided on the basis of religion, region, language and gender. Gender means male, female. You can also include now transgender if they have got a separate identity. तो हम लोगों को सबको क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं, कोई वुमन चला रही है इसीलिए ऐसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ। कोई ये नहीं कह सकता है कि मेल शोवनिस्ट हो आप। ठीक है, तो जेंडर के बेसिस पे मेल अलग है, फीमेल अलग है। इट शोज द डाइवर्सिटी एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। बट इसको लेकर के, इस सोसाइटी को लेकर के दो पर्सपेक्टिव है, टू पर्सपेक्टिव। एक है पर्सपेक्टिव जिसका नाम है जॉन स्ट्रॉचियन। क्या नाम है उनका, जॉन स्ट्रॉचियन। आई होप कि ये अगले स्लाइड में होना चाहिए। लेट मी सी, यस, सी यू कैन सी इट।
इट इज अ जॉन स्ट्रॉचियन पर्सपेक्टिव। जॉन स्ट्रॉचियन का कहना क्या है? जॉन स्ट्रॉचियन का कहना यह है, ये एक ब्रिटिशर्स थे, उनका कहना यह है कि भारत ना तो कभी कोई राष्ट्र था, इंडिया वॉज नीदर ए नेशन, और ना ही नॉर इट विल बिकम ए नेशन इन फ्यूचर, ना भविष्य में यह कभी राष्ट्र बन पाएगा। मतलब इनका कहना था कि भारत ना तो पहले कभी कोई देश था और ना भविष्य में कभी कोई देश बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो लॉयल्टी है वो इंटीग्रेटेड नहीं है किसके टुवर्ड्स, इंडियन आइडेंटिटी के टुवर्ड्स। मतलब जब क्रिकेट मैच होता है तभी हम अपने आप को सोचते हैं कि हम लोग इंडियन हैं, या हम यूएस जाते हैं या हम ऑस्ट्रेलिया में हैं तब हम अपने आप को कंसिडर करते हैं कि हम इंडियन हैं। अदरवाइज जब आप देश में रहते हैं तो आपके अंदर सब आइडेंटिटी या सब कॉन्शियसनेस ज्यादा डोमिनेट करता है, जैसे कि आप इस जाति के लोग हैं, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, पहला आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप व्हाइट हैं, ब्लैक हैं, आप छत्तीसगढ़िया हैं और कोई तमिल मद्रासी है, आपके अंदर आप हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है। तो ये आइडेंटिटी आपको क्या होती है, डोमिनेट कर रही होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी जो होती है आपके हिंदू होने के प्रति, आपके अपर कास्ट होने के प्रति, या आपके जो भी आप इस रीजन से है, मुंबई से है, उसके प्रति ज्यादा क्या करता है, लॉयल होता है एज कंपेयर टू इंडियन आइडेंटिटी की जगह। ठीक है, तो ये इनका मानना था कि ये कभी कोई देश नहीं बन पाएगा, इनका भी एक पर्सपेक्टिव था। लेकिन दूसरी तरफ एक पर्सपेक्टिव था जो नेहरू का था, नेहरूवियन पर्सपेक्टिव। इनका कहना था हालांकि हम जो प्लूरिस्टिक सोसाइटी है, हम लोग डाइवर्स हैं, बट यही डाइवर्सिटी हमारी यूनिटी को क्या करता है, बताता है, जिसको आप कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन्होंने कहा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब ये इनके बारे में कुछ बातें कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनका कहना है कि हम सबका रेस्पेक्ट करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग सब एक दूसरे का क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। और सच बात है, बहुत हद तक हम कर रहे होते हैं। दूसरी बात उनका कहना यह है कि वी आर टॉलरेंट टू ईच अदर। जैसे आप गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं और आप ईद भी मनाते हैं, आप दिवाली भी मनाते हैं और आप बाकी त्योहार भी मनाते हैं, जो भी मतलब मैं तो हिंदू हूं तो मेरे को ज्यादा त्योहार नहीं पता, लेकिन आप लोग जानते होंगे जो भी मुस्लिमों का, सिखों का, ईसाइयों का जो भी त्योहार होता होगा, वो सारा त्योहार हर कोई मना रहा होता है। और हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, ऐसा तो बोलते हैं तुम ये क्यों मना रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। हम एक सबको क्या कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं। टॉलरेट यहाँ नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। कई बार हम लोग जैसे पॉलिटिक्स है वो पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव चीजें हैं, बट हम नेगेटिव देखते आते तो नेगेटिव सेंस में यूज होता है, दैट इन दैट वे। तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सहिष्णुता। क्या कहते हैं हिंदी में, सहिष्णुता। लिख देता हूं मैं। ठीक है, टॉलरेंस को। फिर हम कम्युनिकेट करते हैं, आपस से हम बातचीत करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और हम आपस में क्या करते हैं, एडजस्टमेंट भी करते हैं। तभी तो आज पूरे देश में 1950 में हमारा देश जब आजाद हुआ, अब 47 जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए, जब हमारा देश आजाद हुआ और आज 2020 है, आज भी हम अपने देश को क्या किए हैं, इंटीग्रेट करके रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी यूनिटी को क्या करता है, बताता है। और ये हमारा क्या है, स्ट्रेंथ है। इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा स्ट्रेंथ है को क्या करता है, बताता है। बट साथ ही साथ नेहरू इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है हमारे बीच में, और ये प्रॉब्लम हम लोगों ने नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडिया ने क्या किया है, या ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, इनकलकेट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, ये कभी भी इंडिया में नहीं हुआ करता था, और इन चीजों को ब्रिटिशर्स ने भारत में लेकर के आए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा, देयर वाज ऑलवेज डिफरेंसेस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। डिफरेंसेस का मतलब क्या हुआ, हम लोगों के बीच में झगड़े हमेशा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हैं। जैसे आप भाई बहन है ना, पति पत्नी है, माँ बाप है, पिता बेटा है, माँ बेटी है, माँ बेटा है, इनके बीच में झगड़े होते हैं, होना भी चाहिए। दैट इज गुड फॉर हेल्थ एंड दैट इज गुड फॉर इमोशनल बॉन्डिंग ऑल्सो। बट ये जो कम्युनलिज्म है,
कम्युनलिज्म का मतलब क्या हुआ, आपका अपनी बहन से या भाई से झगड़ा हो जाए और आप उसको चाकू लेके मारने को या तलवार लेके मारने को रेडी हो जाए, दंगे में कन्वर्ट हो जाए। ये कभी नहीं हुआ करता था। डिफरेंसेस सब में होते हैं और वो डिफरेंसेस को हम क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे और हम लोग कॉर्डियल रिलेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके एक साथ रहते थे। लेकिन इन डिफरेंसेस को क्या किया उस समय हमारा जो, मैं आपको बताऊंगा कि जो रिलीजन थे, डिफरेंट रिलीजन, दे वर्कड इन ए फ्यूजन मैनर। फ्यूजन का मतलब जुड़ना होता है मेरे ख्याल से, तो फ्यूजन मैनर में काम करता था। लेकिन जो डिफरेंसेस थे उन डिफरेंसेस को क्या किया गया, बढ़ाया गया ब्रिटिशर्स ने और उसको इनकैश किया एंड दे हैव क्रिएटेड अ फिजन बिटवीन बोथ ऑफ देम। और इसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म कहते हैं। ठीक है, सांप्रदायिकता हम इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और तुम चिंकी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ये सब जो बातें आप कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम को क्या करता है, क्षेत्रवाद जो है प्रॉब्लम को बताता है, ये दूसरा प्रॉब्लम है। ये भी ब्रिटिशर्स का क्या है, देन है। देन कास्टिज्म, जातिवाद, ये प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं इस, ये जो डिफरेंसेस थे अपर कास्ट और लोअर कास्ट हिंदू में, लेकिन इसको इनकैश किसने करने की कोशिश की, ईस्ट इंडिया कंपनी में, या बोलिए कि ब्रिटिशर्स ने इनकैश करने की क्या की कोशिश की। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जॉन स्ट्रॉचन पर्सपेक्टिव को मानते हैं या आप नेहरूवियन पर्सपेक्टिव को क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो उनका कहना है कि ये कभी नहीं हुआ करता था हमारे साथ, ये पास्ट में हमको ये दिखाई देता है, और वो पास्ट भी जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तब उन्होंने इन चीजों को क्या किया, क्रिएट किया, अदरवाइज हम शुरू से एक साथ रह रहे थे। ठीक है, तो भारत क्या है, आपको क्या दिखाई देता है, भारत एक भूगोल है, ज्योग्राफी है, भारत एक सोसाइटी है। नाउ वी विल मूव टू इंडिया एज एन इकोनॉमी। भारत, मैंने कहा कि इंडिया एक इकोनॉमी भी है। ठीक है, इकोनॉमी कैसे है, अगर मैं 4 फेज की बात करूं, पहला है 1700, 1700, या आप ऐसे कहिए अंग्रेजों के आने से पहले। कई लोग ने स्कूल में पढ़ा होगा और देखा होगा 1600 में चार्टर मिल गया था, जिनको पता है ठीक है, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। 1600 में चार्टर मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ईस्ट के साथ मतलब भारत के साथ ट्रेड करे, और उस समय वो लोग आ गए थे यहाँ पे। तो मैं उस सेंस में नहीं बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मानना ये है, या हो सकता है बहुत सारे हिस्टोरियन का भी मानना यह है कि एक्चुअल में ब्रिटिशर्स जो आए हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी, भले ही वो 1600 के बाद आ गई थी, लेकिन एक्चुअल में उस समय वो ट्रेडिंग के लिए आई थी। वो 1757 के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल एम्बिशन या इस देश को रूल करने वाला यहाँ के शासन में सत्ता पे अपने आप को एक अल्टरनेटिव के रूप में देखना, एस्टेब्लिश करना शुरू किया 1757 से। 1757 क्यों, कि उसी को हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। 1757 जो था वो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, और प्लासी के युद्ध से ही वहां पे पहली बार एक ट्रेडिंग कम, अब सोचिए ना कि मेरा कोचिंग है और मैं मतलब मेरे को एक कंपनी मानी है, तो आपको लगता है कभी मैं वॉर करने जाऊंगा? आप मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो आपको लगता है कहीं काम करने जाएगी तो वॉर करने जाएगी? कभी ऐसा नहीं होगा। कभी भी कोई प्राइवेट कंपनी वॉर में और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होती है। वो अपने इंटरेस्ट को जरूर वो सिक्योर करना चाहती है और उनको पैसा वैसा देके कर लेगी, लेकिन कभी भी पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इंटरफेरेंस के लिए कभी भी उनका कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो ये मैं कह रहा हूँ 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, वहां से अंग्रेजों को या ब्रिटिशर्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार देखा गया एक पॉलिटिकल पावर के रूप में। ठीक है, तो 1757 को एक्चुअल में अराइवल माना जाता है ब्रिटिशर्स का यहाँ इंडिया में, या बोलिए कि उस समय से अपने पॉलिटिकल एम्बिशन दिखाना शुरू किया। तो प्री ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के आने से पहले, इसको समझेंगे। फिर हम समझेंगे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। फिर हम समझेंगे आज के भारत को, 2020 को, मतलब इकोनॉमी को। और फिर हम समझेंगे 2050 में भारत को क्या हमको बनाना है। तो देखते हैं, अगर मैं 1700 के इंडिया की बात करूं, हालांकि उस समय कई लोगों को ये भी होगा कि सर उस समय भारत था कहां। अरे भाई, जो आज भारत है उसी को मान लेते हैं। ठीक है, और उसमें आप पाकिस्तान को भी मान लीजिए, ठीक है, इन लोगों को आप मान लीजिए। तो भारत को अगर हम देखें तो उस समय
वर्ल्ड में वर्ल्ड इकोनॉमी को या वर्ल्ड जीडीपी भी जिसको आप कह सकते हैं, उसमें लगभग लगभग 22% भारत का क्या था, कंट्रीब्यूशन था। मतलब वर्ल्ड का इनकम अगर 100 रुपया है तो 22 रुपए किसका था, इंडिया का था, और बाकी जो 28 रुपए था वो किसका था, या 30% किसका था, चाइना का था। ठीक है, लेकिन हम लोग इंडिया की बात करते हैं, मतलब इंडिया और चाइना दोनों मिलके वर्ल्ड का 50% जीडीपी को क्या करते थे, कंट्रीब्यूट करते थे। तो भारत उस समय बहुत ही ज्यादा रिच और प्रॉस्परस नेशन हुआ करता था, और हर कोई भारत के साथ क्या करना चाहता था, ट्रेड करना चाहता था। लेकिन अगर भारत रिच था तो वजह क्या थी, क्या सोर्स था, क्या पावर था जिसकी वजह से आज इंडिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिच कहते हैं। ठीक है, तो उस समय की जो वजह थी वो ये था कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ही ज्यादा क्या था, एडवांस हुआ करता था। इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था उनकी इनकम में। दूसरी बात, यहाँ की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, मतलब हथकरघा, हाथ से कुछ चीजें बनाते थे, मुस्लिम का कपड़ा जो बांग्लादेश में आज देखने को मिलेगा, और शॉल और बहुत सारी चीजें, हम लोग कॉटन के बहुत सारी चीजें बनाया कर, क्लॉथ बनाया करते थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो हाथ से काम होता था, अभी भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था। ठीक है, मशीनों से कपड़े नहीं बनते थे, हाथ से ही सारा चीज बनाया जाता था। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ये दोनों ही बहुत ज्यादा क्या थे, आगे थे, और दोनों के कंट्रीब्यूशन से भारत एक प्रोस्पेरस नेशन, या आज के टर्म्स में कहे तो एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में दिखाई दे रहा हो। लेकिन 1947 तक, 1947 तक आते आते इंडिया वर्ल्ड जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम रह गया, और इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पुअर कंट्री बन करके रह गया। बहुत गरीब देशों में क्या हो गया, शामिल हो गया। अब ये जब गरीब, अमीर बना तो एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और जब गरीब बना तो क्या वजह थी। पहली बात, इंडिया का एग्रीकल्चर पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुका था। लगान, टैक्स स्ट्रक्चर, उनकी पॉलिसीज, ब्रिटिश इंडिया की, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को बहुत पीछे ढकेल दिए थे। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, आपको बता देता हूं, उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो जितने भी लोग थे हथकरघा वाले, उनको प्रमोट किया करते थे। और उन लोग जब मोती बनाते थे, कुछ चीजें बनाते थे, पगड़ी बनाते थे, या कुछ कुछ भी अच्छी चीजें बनाते थे, तो जो किंग थे वो उसको खरीदा करते थे, या जो रिच लोग थे उसको खरीदा करते थे। लेकिन वो रिच जो थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो चले गए, और इस बार जो रिच था वो टोपी पहनता था। इस बार जो रिच था वो मतलब खाना नॉनवेज खाता था, या जो अलग चीजें खाया करता था, उसका टेस्ट, कपड़े भी वो धोती नहीं पहनता था, शर्ट पैंट टाई इस तरीके की चीजें पहनता था, और ये चीजें ये बनाते नहीं थे। और इनका सामान महंगा होता था, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो वापस से एग्रीकल्चर की ओर चले गए। और हमारे यहाँ जो हमारा परंपरागत उद्योग, जिसको आप ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कहते हैं, उसका क्या हो गया, डेक्लाइन हो गया। ठीक है, और भारत रॉ मटेरियल, कच्चे माल के सिर्फ और सिर्फ निर्यातक या एक्सपोर्ट के रूप में क्या हो गया, डेवलप हो गया। मतलब अब इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल को क्या करने लगा, एक्सपोर्ट करने लगा। तो आप बोलेंगे कि तो अच्छी बात है। याद रखिए, जब भी आप इंडिया जब भी इंडिया इंग्लैंड को क्या भेजेगा, रॉ मटेरियल, मतलब पोटैटो भेजेगा, आलू भेजेगा, और इंग्लैंड भारत को चिप्स भेजेगा, याद रखिए हमेशा चिप्स की कीमत ज्यादा होगी और पोटैटो की कीमत कम होगी। ठीक है, अगर आपने 10 रुपए का 1 किलो भेजा हुआ है, तो 1 किलो चिप्स में कम से कम 10 पैकेट, कम से कम, हो सकता है ज्यादा भी बना दें आप लोग, लेकिन 10 पैकेट रहेगा, जिसमें हवा ज्यादा रहेगी, चिप्स कम रहेगा, और पैकेज करके उसको भेजेंगे, और एक चिप्स की कीमत 10 रुपए होगी। मतलब 10 पैकेट का कितना हो गया, 100 रुपए। याद रखिएगा, आयरन ओर अगर आप भेज रहे हैं और यहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर या ऑटोमोबाइल बन के आ रहा है, तो उसकी कीमत हमेशा ज्यादा रहेगी। तो रॉ मटेरियल जब भी आप भेजेंगे तो आप इनकम, पैसे कम कमाएंगे, और फिनिश गुड जब भी आप इंपोर्ट करेंगे अपने देश में, तो आपका पैसा जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इस वजह से भारत वर्ल्ड जीडीपी के 1% से भी कम को क्या करने लगा, कंट्रीब्यूट करने लगा। और भारत
इंडिया जो है वो लीस्ट डेवलप कंट्री की कैटेगरी में क्या होता है, दिखाई देता है। तो समझ में ये समझना जरूरी है कि जब इंडिया एक प्रोस्पेरस नेशन से अगर ये लीस्ट डेवलप कंट्री में कन्वर्ट हो गया, तो तरीका क्या था, क्या मेथड था कि इस तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण हो गया। एक अमीर आदमी गरीब आदमी कैसे बना, आप एनालाइज करेंगे ना कि भाई इसने ये गलती की, उस समय इसके पास ये पावर हुआ करता था और आज इसकी कमियां ये है, तो ये कहीं ना कहीं पे क्या डिक्लाइन हुआ। तो मेथड क्या था, उसी मेथड को हम कहते हैं कोलोनियलिज्म। हिंदी में इसको उपनिवेशवाद कहते हैं और इंग्लिश में इसको कोलोनियलिज्म कहते हैं। कि कोलोनियलिज्म को समझेंगे हम लोग, इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म क्या होता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक कॉलोनी बना लिया, और जो कॉलोनी उनके रॉ मटेरियल जो उनको इंग्लैंड में चाहिए था, उसके रॉ मटेरियल के रूप में डेवलप किया और यहाँ से उसका एक्सप्लॉइटेशन किया, कम दामों में उसको खरीदा और वहीं के टैक्स कलेक्शन पैसे से खरीदा और फिर उसको महंगे दामों में क्या किया, यूरोप में बेचा। और रॉ मटेरियल जो है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले क्या करते थे, कम दामों में ट्रेडर थे तो कम दामों में सामान खरीदते थे और सामान खरीद के कहाँ भेज रहे हैं, इंग्लैंड भेज रहे हैं उसको महंगे दामों में यूरोप, क्योंकि उस समय डिमांड ज्यादा थी इंडियन गुड्स की। लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ तो रॉ मटेरियल के रूप में डेवलप किया इंडिया को, और रॉ मटेरियल को लेके कहा इंग्लैंड, और वहां पे रॉ मटेरियल से उन्होंने क्या किया, फिनिश गुड बनाया और उस कपड़े को यूरोप और जितनी उनकी कॉलोनीज है और स्पेशली इंडिया, यहाँ भेज करके उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसे क्या किए, कमाए। तो ये मेथड जो था प्रॉस्पेरस नेशन से लीस्ट डेवलप कंट्री बनने का, वो था कोलोनियलिज्म। उसको हम क्या कहते हैं, कोलोनियलिज्म। तीसरी बात, आज का भारत, आज की भारत जो है इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो कैसा दिखाई देता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो आज इंडिया वर्ल्ड जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन 5% के लगभग दिखाई देता है। हालांकि 5% से थोड़ा कम है, लेकिन 5% के लगभग इंडिया जो है वर्ल्ड जीडीपी में क्या करता है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। और आज इंडिया को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपिंग कंट्री। आज इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। डेवलपिंग कंट्री का मतलब क्या हुआ, संभावनाओं का देश, कंट्री ऑफ पॉसिबिलिटी। आप ऐसे समझिए, जब आप दिल्ली जाइएगा तो दिल्ली में आप देखिएगा या मुंबई जाइएगा, आप वहां सोचेंगे कि कुछ काम करते हैं, आप देखिएगा हर चीज का काम पहले से ही चालू हो रखा है। लेकिन आप रायपुर आइएगा तो रायपुर में आप देखिएगा यार दिल्ली में ये होता है, यहाँ पे नहीं है। ओला कैब नहीं है ना, मान ली अब तो आ गया है, पहले नहीं था, ठीक है। उबर नहीं है, उसके अलावा और क्या फैसिलिटी है, मान लेते हैं कि आपको लगेगा कि यहाँ पे जो भी आपको ठीक लगता है, अब मैं क्या ही बोला, आप लोग ज्यादा होशियार हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे दिखाई देंगी और यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देंगी। लेकिन आप और इंटीरियर चले जाइए, वहां पे और ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। तो जितना कम डेवलप कोई देश होता है या धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, वहां पे संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बहुत हाई होती हैं। तो इंडिया को आज संभावनाओं का देश या कंट्री ऑफ पॉसिबिलिटी भी बोला जाता है, या आप उसको कह सकते हैं इंडिया इज नाउ अ डेवलपिंग कंट्री। लेकिन जब ये लीस्ट डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री बन रहा है, जहां पॉसिबिलिटीज दिख रही है, लेकिन एट द सेम टाइम इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इस रूपांतरण में हमको दिखाई दे रहा है कि किसानों की आत्महत्या, फार्मर सुसाइड बहुत ज्यादा है देश में। नक्सलिज्म, थोड़ा सा अगर हम बात करें नक्सलिज्म की, अगर आप इंडिया को देखते हैं ऐसा, ठीक है, ये नेपाल है, यहाँ पे पशुपतिनाथ है, और पशुपतिनाथ से पूरा तिरुपति तक, इसको हम कहते हैं रेड कॉरिडोर। मतलब लाल सलाम सुना होगा, आप सभी छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मतलब आप लोग जानते हैं कि रेड कॉरिडोर है, लाल क्या बोलते हैं उसको, कॉरिडोर का तो हिंदी हमको याद नहीं आ रहा है, बट रेड कॉरिडोर। और पशुपतिनाथ से तिरुपति तक ये सारा एरिया जो है नक्सलिज्म अफेक्टेड दिखाई देता है, ठीक है।
गाइस 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस। हेलो जी। ओके मुझे ना हाफ एन आवर में कॉल बैक करिए, मैं ना क्लास ले रहा हूँ। ओके। सो जो नक्सलिज्म है आज जो आपको दिखाई दे रहा है नक्सलिज्म, वो कहीं ना कहीं पशुपतिनाथ से तिरुपति तक और बहुत ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरी बात, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से आज हम लोग बहुत ज्यादा क्या है अफेक्टेड है। हर जगह आपको दिखाई, जहां जितना ज्यादा एक्सप्लोरेशन होगा, एक्सप्लोइटेशन होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, वहां पे उतना ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देगा। फिर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, आप देखिएगा आज के समय में कि जब भी किसी इंडस्ट्री को लगनी है या कुछ काम होना है तो वहां से लोगों को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। फिर इनइक्वालिटी, रिच जो है रिचर बनते चले जा रहे हैं और पुअर होते चले जा रहे हैं। ये सारा प्रॉब्लम आज क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अगर आज आपने इसको एड्रेस नहीं किया, ठीक है, पैसे तो आ जाएंगे, 3 ट्रिलियन से भारत क्या हो जाएगा, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 5 ट्रिलियन में से 2 ट्रिलियन पूरे अंबानी और अदानी के पास ही रहेंगे, और उसका जो बेनिफिट है वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा। विश्वास मानिए कि आपको पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग खुद ही यहाँ क्या करेंगे, पाकिस्तान बना लेंगे। रोजगार नहीं रहेगा, बाकी चीजें नहीं रहेंगी, हमारी बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो पा रही है, और बाजू वाला जो है वो मर्सिडीज में घूम रहा है, 4 गाड़ी और खरीद रहा है, और हम इतना पढ़ लिख रहने के बाद हम ये काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा अपने एक फ्रेंड के बारे में। वो आईआईटी दिल्ली का पास आउट था, और फिर उसने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया, और उसके बाद उसका एक जॉब लगा, और जॉब लगने के बाद उसका जो पैकेज था वो था 1 करोड़ का, 1 CR उसको मिल रहा था। लेकिन आपको पता है रायपुर जैसी जगह में तो 1 CR कभी किसी को नहीं मिलेगा। और एक कंट्री में जो बेस्ट एजुकेशन आपको मिल सकता है, या एक अब मिडिल क्लास आदमी या स्टेटा के लोअर इनकम ग्रुप का जो इंडिविजुअल है, वो आईआईटी और आईएम ये दो ही चीजें कर सकता है जो बेस्ट कर सकता है एजुकेशन इंडिया में। और उसकी पैकेज भी इंडिया के में A1 CR जो थी वो बहुत ही ज्यादा थी। और मैं वहां सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था, तो उस समय उसका जॉब लगा हुआ था। जब वो निकला और उसके साथ हम लोग घर देखने गए कि उसको घर खरीदना था, बोले यार मैं कोई घर खरीद लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि जब तुम 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो तो तुम्हारे पास तो चॉइस ही चॉइस रहेंगे। जब अपन गए, अब जो 1 करोड़ रुपए कमा, अब जैसे ऐसे समझिए आप घर खरीदने जाएंगे तो 10 लाख 20 लाख, किसकी इनकम ज्यादा है तो 50 लाख, कहीं 1 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन जब वहां गए तो 1 करोड़ रुपए बहुत ही कम था। और उसको एक जगह घर भी पसंद आया। उसने मुझसे पूछा कि भाई मुझे ये बता कि मैं ऐसा क्या करूं भारत में। मैंने बोला कि मैं आईआईटी दिल्ली का पास आउट हूं, तुरंत मैंने आईएम अहमदाबाद से पास आउट है। दीज आर द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया फॉर इंजीनियरिंग एंड फॉर मास्टर्स, एमबीए। बट उसके बाद मैं ऐसा क्या करूं अपार्ट फ्रॉम बिकमिंग पॉलिटिशियन कि मैं इस चीज को खरीद पाऊं। तो मुझे लगा कि बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन उसने क्या किया, पूछा। तो आपके मन में जब आप बेस्ट कुछ करते हैं तो आपको लगता है कि मैं सबसे अच्छा काम कर रहा हूं, और आप इतनी जगह पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन पता चल रहा है कि किसी मंत्री का पीए जो है वो हर साल 10 करोड़ रुपए क्या कर रहा है, कमा रहा है। तो आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो बहुत हाई होता है। तो वो कई लोगों के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन क्या हो सकता है, हाई हो सकता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो रिसोर्सेस का क्रिएशन हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, ताकि फार्मर सुसाइड ना करे और लोग नक्सली ना बने। और सस्टेनेबल होना जरूरी है ताकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से हमारा फ्यूचर जनरेशन ना जूझे, और लोगों को ना आप ना हटाएं, और इनइक्वालिटी कम से कम क्या हो, लोगों के हाथ सब तक वो चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन, और सबके हाथ में क्या हो, वो रिसोर्सेस या वो पैसा क्या हो सके, पहुंच सके। एंड दैट इज नोन एज इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ करना बहुत ही जरूरी है। तो इन प्रॉब्लम को अगर आप एड्रेस करना चाहते हैं तो 2050 में अब आपको पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है इकोनॉमी रिलेटेड। अब इन चीजों को आप क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि
फ्यूचर में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए आफ्टर चाइना। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी कि सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ। ग्रोथ हो 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन बने, लेकिन इंक्लूसिव होना चाहिए। मतलब बेनिफिट ऑफ ग्रोथ शुड रीच टू पुअर एंड डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को भी उस जो ग्रोथ है उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और जब ग्रोथ के लिए आप कोई चीज को एक्सप्लॉइट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो वहां पे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होना होगा ही होगा, लेकिन उसको कम से कम किया जा सके या इतना यूज करे इन्वायरमेंट को ताकि वो वापस से अपने आप को क्या करे, रेप्लिकेट कर सके, जिसको बोलते हैं रिन्यू कर सके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम कहेंगे कि वो क्या है, सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ। लोगों को इंक्लूड करना ग्रोथ में और उस ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाए रखना बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये नीड ऑफ द आवर है, तभी आप इंडिया को सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। एक सिविल सर्वेंट को ये सोचना और बनने के बाद भारत को ये बनाना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे कि क्या बाकी जो बनते हैं वो ऐसा सोचते हैं? सोचे या ना सोचे, लेकिन उनका काम उसी डायरेक्शन की ओर है। और अगर नहीं सोच रहे होते तो आज भारत की जो कंडीशन है वो पाकिस्तान के जैसे होती। आज भारत डेवलपिंग कंट्रीज की श्रेणी में नहीं आ रहा होता। ठीक है, इसका मतलब है देयर आर ब्रेन्स बिहाइंड दिस। दैट इज व्हाई इंडिया हैज रीच्ड टू दिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन ऑफ $3 ट्रिलियन। और आज इंडिया के लिए बात किया जा रहा है कि इंडिया वर्ल्ड में आने वाले समय में 2050 में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाएगा। तो ऐसे ही नहीं होगा, आपको उसके लिए काम करना होगा। आप 3 साल बाद आपको आईएएस का एग्जाम देना है तो ऐसे ही नहीं बन जाएंगे, आपको आज से उसके लिए क्या करना होगा, काम करना होगा। तो वही बात होती है। ठीक है, हो सकता है आप नहीं सोच रहे होंगे कि हम आईएएस बनेंगे 3 साल बाद, लेकिन आज जो आप पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो उसी डायरेक्शन की ओर ले जा रहा है। और जिस दिन आपको एहसास होगा आपकी तैयारी अलग डायरेक्शन में शुरू हो जाएगी। तो जितने आईएएस बन रहे हैं उनको नहीं पता कि भारत को हम उस ओर ले जा रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं देश में वो कहीं ना कहीं उस ओर क्या कर रहा है, भारत को ले जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया क्या है, इंडिया एक इकोनॉमी है। हम लोगों ने समझा इंडिया एक ज्योग्राफी है, हमने समझा इंडिया एक सोसाइटी है, फिर हमने समझा इंडिया एक इकोनॉमी है। अब हम आगे बात करेंगे कि इंडिया एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है। ठीक है, इंडिया एक पॉलिटिकल सिस्टम है या राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक, इसको फिर से हम ऐसे ही कंसिडर करेंगे। पहले हम समझेंगे 1700 के भारत को, मतलब अंग्रेजों के आने से पहले, बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे 1900। 1900 क्यों लिखा है, देखिए 1757 से तो अंग्रेजों का आगमन हो गया, लेकिन क्या पहले दिन ही पुलिस बना लिया, थाने बना लिए, जुडिशरी बना लिया? ऐसा नहीं था। तो धीरे धीरे मॉडर्न इंस्टीट्यूशन का विकास हुआ। ठीक है, इसलिए मैं 1900 लिखा हूं कि इस समय हम ब्रिटिश राज यही हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और फिर फाइनली जब हमको आजादी मिली तब भारत एक नए पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में क्या हुआ, डेवलप हुआ। अगर हम 1700 के इंडिया को देखें या अंग्रेजों के आने से पहले के इंडिया को देखें, तो उस समय का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, ऊपर जो था, ऊपर ये था कौन, रूलर, जिसको आप कहते हैं शासक। और नीचे कौन था, रूल्ड, जिसको आप कहते हैं शासित, मतलब गवर्नड। इन दोनों के बीच में एक अलगाव था। अलगाव मतलब इंटरफेयर नहीं करते थे किस चीज में। ये जो अपर क्लास था कभी भी लोअर क्लास के या जो शासित वर्ग है, जो रूल्ड है, उनके सोशल सिस्टम पे, सामाजिक व्यवस्था पे कभी इंटरफेयर नहीं। सामाजिक व्यवस्था का मतलब पढ़ाई, एजुकेशन। ठीक है, उस समय एजुकेशन लोगों को कैसे दिया जाता था कि हाँ भाई, जो आदमी है, जो पंडित है, वो कहाँ पढ़ेगा, संस्कृत पढ़ेगा, अच्छी जगह पढ़ेगा, और जो बाकी है उसको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। तो उस समय अपने हिसाब से जस्टिस, न्याय न्याय के लिए क्या किया जाता था भाई, जो अमीर लोग होते थे, जो उच्च वर्ग के, उच्च जाति के लोग होते थे, अपने हिसाब से न्यायिक सिस्टम क्या करते थे, बना देते थे। मौलवी, मुल्ला और जो भी लोग रहे हैं उस समय, है ना, पंडित जी लोग, वो लोग क्या करते थे, बना दिया करते थे। मैरिज, बचपन में शादी करना है, बड़े होके करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे करना है कर लीजिए। तो इन सोशल सिस्टम पे कभी भी ये जो रूलिंग क्लास था, जो रूलर था,
वो कभी भी इंटरवीन नहीं करता था, इनक्रोच नहीं करता था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में एक अलगाव या सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन क्या होता है दिखाई दे रहा होता है। लेकिन यही डिफरेंस है कि जब पॉलिटिकल, ये जो पॉलिटिकल पावर है, रूलर जब ब्रिटिशर बन गया, अंग्रेज बन गया, तो उसने क्या किया, इस सिस्टम को क्या किया, इंटरवीन किया। यहाँ पे उसने इंक्रोचमेंट, इंटरवेंशन क्या कर दिया, शुरू कर दिया, जो बाकी रूलरों में और इसमें क्या करता है, अलग बनाता है। ठीक है, और इसी के बारे में हम लोग पूरी तरीके से अभी जो हिस्ट्री चालू कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे, देखेंगे। और फिर जब हमको आजादी मिल गई तो इसमें हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें लाई, जिसको आप डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। लोकतंत्र का क्या हुआ, डेमोक्रेसी का हुआ, इवॉल्व हुआ, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। और यहाँ पे इलेक्शन हमारा हर 5 साल में, डेफिनेट टाइम इंटरवल में, 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियों का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, हालांकि इसी समय आ गया था बट इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन मिला। फिर जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर, अलगाव। और ये पॉलिटी में हम लोग देखेंगे, जिन्होंने पढ़ा है, सिटीजन राइट्स, जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, जो इन चीजों को आप समझते हैं, वो कहीं ना कहीं हमको कहाँ से दिखाई दे रहा होता है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया आजादी के बाद। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से डिटेल में अभी क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे या देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस बात को समझा कि इंडिया या रेलेवेंस क्या है, इसको समझने का, मॉडर्न इंडिया को पढ़ने का। फिर हम लोगों ने भारत को समझने की कोशिश की कि इंडिया है क्या। और अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस। अगर हम लोग यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि अंग्रेजों के आने से पहले, बिफोर ब्रिटिश, 1700 के भारत, हम क्या थे, व्हाट वी वर। ठीक है, हम लोग क्या थे। एंड इन 2020, सॉरी, और 1950 में हम क्या बनना चाहते थे, और 2020 में हम क्या बन गए, एंड 2050 में हम आगे भविष्य में क्या बनेंगे, इसकी कहीं ना कहीं रोड मैप क्या होता है, दिखाई दे रहा होता है। तो व्हाट वी वर, हम क्या थे और हम क्या बन गए, उसको समझने के लिए हमको क्या देखना जरूरी है, भारत का ज्योग्राफी उस समय क्या था, भूगोल क्या था, भारत का कला संस्कृति या जिसको आप आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं वो क्या था, वो समझना जरूरी है। फिर हमको ये समझना जरूरी है भारत की इकोनॉमी क्या थी उस समय, किस चीज पे डिपेंडेंट थी, कौन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, कौन सा एरिया। फिर समझना जरूरी है कि भारत का उस समय हिस्ट्री किस तरीके का दिखाई दे रहा था। अगर आप इन चीजों को देख रहे होंगे तो जनरल स्टडीज के 4 पेपर हमको पढ़ने हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जीएस पेपर 1 का ये पार्ट आपको क्या करेगा, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दूसरी बात, क्या हम बनना चाहते हैं, वो हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो जिस्ट है, समरी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो समरी है वो आपको प्रियम्बल में दिखाई देता है कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते थे। याद होगा आपको, अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा, जो पुराने हैं उनको पता होगा कि भारत को हम सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। ये सपना हमारे फोर फादर्स ने उस समय क्या किया था, देखा था। लेकिन हम ये बनाना चाहते थे आजादी के बाद। लेकिन आज 2020 में क्या भारत ये बन पाया, ये पेपर 2 का पार्ट है, सॉरी, पेपर 2 का पार्ट है। क्या ये भारत आज 2020 में सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सॉवरिन बन पाया। और जो इंटरनल सिक्योरिटी, सेपरेटिज्म, कश्मीर का मुद्दा, नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा, फिर साउथ का मुद्दा, बहुत सारे इश्यूज जो है कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है। तो अगर वो नहीं बन पाया है तो क्या प्रॉब्लम है,
ये भी आपके जीएस पेपर 3 का क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट है। और अगर ये जो प्रॉब्लम है हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तभी हम और उसको क्या आइडेंटिफाई करने के बाद सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हमको देखना होगा। इसका मतलब ये है कि क्या भविष्य में हम भारत को वैसा बना पाएंगे जैसा आज हम अपने सपनों का भारत देखते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे जीएस पेपर 4 से क्या होता है, दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, मतलब अगर हम सिलेबस को समझें, भारत को समझना बहुत जरूरी है। और भारत को समझने के बाद हमको ये देखना है कि हम क्या सोचते थे और 1950 में और आज भारत क्या हो गया, और आने वाले समय में क्या जो प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये पूरी तैयारी ही सिविल सर्विसेज की क्या है, तैयारी है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सिलेबस तक क्या किया है, चीजों को देखा है। थोड़ा सा और मैं देख लेता हूं कि और मैं आपको क्या बता सकता हूं, और उसके बाद मैं थोड़ा सा 5 मिनट का समय दूंगा आपको। आप मुझसे क्वेश्चन, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। 6 बजे, सॉरी 5 बजे आपको एंटर करना है क्लास में। 5:05 पे डॉट में क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, शुरू की 1 हफ्ते की क्लास जो नए हैं उनके लिए फ्री है। आप क्लास करिए और उसका फायदा उठाइए। आपको मजा आता है तो आप क्लास कर सकते हैं, मजा नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, और मॉडर्न इंडिया, 2 मिनट का समय और लूंगा। मॉडर्न इंडिया मैंने आपको बताया था, इसको 3 पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला 1757 क्यों, क्योंकि इसी समय प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। और 1857 क्यों, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी हमारे देश को। एक कंपनी को एक सोच लीजिए, ट्रेडिंग कंपनी रूल करती थी। और इसके बाद से महारानी ने, या इसके बाद से ही हम भारत को ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। ब्रिटेन का रूल हुआ डायरेक्ट। इससे पहले कौन था, एक कंपनी रूल चलाती थी देश में। मैंने आपको पहले ही बताया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड काम करी अफ्रीका में, अफ्रीका में कब्जा कर ली। तो मोदी जी नहीं चला रहे, भारत नहीं चला रहा है, बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड उसको क्या कर रही है, चला रही है। और यहाँ पे चेंज हुआ इसमें, ओनरशिप में या रूलिंग में, और वो 1857 था। 1857 से 1947, आपको पता है ये देश हमारा इस समय आजाद हुआ था इस वजह से। और तीसरा है, क्योंकि आपको पढ़ना है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है, आजादी के बाद का भारत। ठीक है, ये भी जीएस पेपर 1 का पार्ट है, हालांकि ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन ये भी हम लोग कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसको भी हम लोगों को क्या करना है, समझना है। दूसरी बात, 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। 100 में से 9 सवाल, 9 क्वेश्चन प्री में मॉडर्न इंडिया से पूछे जाएंगे। मेंस में 20 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 का ये पार्ट है। 20 क्वेश्चन में आपको 7 to 8 क्वेश्चन, सॉरी हिस्ट्री से 7 to 8 क्वेश्चन आएगा, बट यहां से आपको 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेगा मॉडर्न इंडिया से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं 50 मार्क्स का मेंस में और 18 to 20 मार्क्स का प्रीलिम्स में। 98 इस बार का कट ऑफ गया है, पिछली बार का भी 98 था। ठीक है, जनरल का कट ऑफ बता रहे हैं प्री में, है ना। तो 20 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं, 18 से 20 नंबर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये स्लाइड मैं आपको भेज दूंगा, आज नहीं भेज रहा हूँ, 1-2 दिन का समय दीजिए, थोड़ी चीजें बता देता हूँ, फिर ग्रुप में मैं डाल दूंगा। दूसरी बात कि आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। जिसको भी, नए पुराने जो भी हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी, जो नए स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं, और जो आज पहली बार आए हैं, उनको कोई भी सवाल है, आपको लगता है कि हमको कुछ पूछना है, सो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आपको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करिए, आप अपने हाथ उठा सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड, है ना, वहाँ ऑप्शन होगा, और या अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, और जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए कुलदीप। हाँ सर, इसकी पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ मैंने सर बोला ना कि पीपीटी भेज दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। पीपीटी के लिए कह रहे हैं सर।
हाँ पीपीटी में भेज दूंगा, मैंने कहा तो पीपीटी में भेज दूंगा। विच बुक इज रेफर्ड फॉर मॉडर्न इंडिया, हालांकि सबको पता है स्पेक्ट्रम की बुक, लेकिन कल इसके बारे में मैं बात करूंगा, रिसोर्सेस के बारे में बात करूंगा, तो कल मैं बात करूंगा इसको लेकर के, ठीक है। और कोई सवाल? नहीं, ठीक है। कल हम लोग मिलते हैं और कल आगे की बातों पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, 5 बजे मिलेंगे कल, सेम लिंक रहेगा, इसी लिंक को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। 5 बजे कल। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर, हर क्वेश्चन हर टॉपिक से सर वो बिल्कुल क्लियर बता दीजिएगा। और कुलदीप मुझे कॉल करिए ना, तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, यू कैन कॉल मी। मैं कॉल करता हूँ या आप मुझे कॉल करिए फोन पे।